वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र जो बनते हैं स्पेस में किसी भी पॉइंट पे हम निकाल लेना। देखो सब सिंपल है। वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। इंपोर्टेंट व्यंजन है। तो कुछ पॉइंट हैं। मान लीजिए आपका इलेक्ट्रिक डायपोल है, पॉजिटिव क्यू माइनस क्यू ये। तो हम कुछ स्पेस में पॉइंट देखते हैं, इधर इधर ये सब, ये पॉइंट जो मैं बना रहा हूँ, किसी भी पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जो है वो ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, मैथमेटिक्स है। तो फिलहाल दो कंडीशन उन्होंने क्रिएट किया है। तो इसकी अक्ष पे ऐसे, ये जो ऐसे अक्ष जा रही है ना, किसी भी अक्ष पे कोई पॉइंट है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, बीच में नहीं, इलेक्ट्रिक डायपोल से बाहर की तरफ इधर या इधर कोई पॉइंट है, जैसे ये पॉइंट है। तो अगर मैं ऐसे पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करता हूं तो इसका मतलब यह है कि अक्ष पे, इलेक्ट्रिक डायपोल को मिलाने वाली जो अक्ष है उस अक्ष पे, तो इस चीज को बोलते हैं अक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति बिंदु जो है कौन सी स्थिति में पड़ता है इलेक्ट्रिक डायपोल के, अक्षीय स्थिति में। ठीक है, दो मेन पॉइंट है बस, ये कहीं भी पड़े इस पे, वो है अक्षीय स्थिति। और एक ऐसे मान लीजिए परपेंडिकुलर ऐसे बीचों बीच से ये मध्य बिंदु है इसका, और यहाँ से एक लाइन ऐसा गुजार दो, तो इस लाइन में जितने भी पॉइंट पड़ेंगे ये सब पॉइंट क्या है, वो है निरक्षीय स्थिति में। तो ये निरक्ष मानी जाती है इसकी। तो निरक्ष पर जो पॉइंट है वो क्या है, सब वो दर्शाते हैं कि ये निरक्षीय स्थिति है। और जो अक्ष पर पॉइंट है इसके, वो क्या दर्शाते हैं कि ये हम अक्षीय स्थिति में निकाल रहे हैं। तो इस टोटल पॉइंट कितने कहाँ पड़ रही है, अक्ष पर। तो जो अक्ष पर पॉइंट पड़ता है अगर मान लीजिए, तो वो स्थिति होगी आपकी अक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति तो दो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, अक्षीय स्थिति में निरक्षीय स्थिति में। इतने सिंपल, जैसा आपने 2 पॉइंट चार्ज के कारण यानी बिंदु आवेश के कारण न्यूमेरिकल निकाल ले, बिल्कुल सेम ऐसे ही। तो वही बस ये दिमाग में रखना आपको, वही E1 प्लस E2, ये क्या है, वेक्टर। वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2, दो हैं, दो ही रहेंगे। ठीक है, तो देखिए इंपोर्टेंट डेरिवेशन पहले मैं करता हूँ आपका अक्षीय स्थिति में, और वो सिंपल है जो मैं बोल रहा हूँ। देखो इसकी थ्योरी बनेगी, जिसको थ्योरी बोलते हैं। तो माना दो आवेश प्लस क्यू और माइनस क्यू, जिनके बीच का डिस्टेंस 12 है, और ये रखे हुए हैं वायु में। ठीक है, मध्य बिंदु से, ये है वो है इसका मध्य बिंदु O, और अक्ष पे कोई बिंदु है ऐसे, मान लीजिए O डैश, और इसका जो डिस्टेंस है यहाँ से ये कितना है, R। तो हमारे पास जो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला आने वाला है, वो फार्मूला क्या होगा, ये बताएगा कि किसी वैद्युत द्विध्रुव की मिडिल से R दूरी पर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र कितना होता है। तो ये होगी इसकी थ्योरी। अब देखिए इस पॉइंट पे दो वैद्युत क्षेत्र बने हुए हैं, एक पॉजिटिव आवेश के कारण और एक नेगेटिव आवेश के कारण। किसी भी पॉजिटिव या नेगेटिव आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होता है उसका फार्मूला है आवेश बटे दूरी का स्क्वायर। उस आवेश से जो भी उस बिंदु की दूरी होती है उसका क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। तो मैं फिर ये मानता हूं कि प्लस क्यू और माइनस क्यू के कारण इस O डैश पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड हैं, एक E1 और एक E2। तो मैं अगर मान लू प्लस क्यू के कारण O डैश पर वैद्युत क्षेत्र E1 है, ये मैंने अपनी तरफ से मानना। तो मैं इसका परिमाण और दिशा निकाल लूंगा, क्योंकि मेरे को तो टोटल E का मतलब वही है क्या, E1 प्लस E2, क्योंकि एक के लिए मैं E1 मान रहा हूँ वैद्युत क्षेत्र, दूसरे के लिए E2। तो जब मैं ये वैद्युत क्षेत्र निकाल लूंगा E1, तो मुझे प्लस क्यू से इसकी दूरी चाहिएगी। ऐसे जब मैं माइनस क्यू के कारण निकाल लूंगा E2, तो मुझे फिर माइनस क्यू से उसकी डिस्टेंस चाहिए होगी। तो मैं फिलहाल ये लिख दिया मैंने, माइनस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र को मानूंगा मैं E2, और प्लस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र को मानूंगा मैं E1। तो मैं जब डिस्टेंस देखता हूँ तो देखिए डिस्टेंस पे नीचे दिखाऊंगा मैं, तो यहाँ प्लस क्यू है, ये R है, ये L है, ये L है, ये पैरेलल है। तो ये डिस्टेंस जो है मेरे को नजर आ रही है भैया R प्लस L, देखो यही है R प्लस L। तो निकल गया E1, तो ये निकल गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर, सिंपल है सब। और मैं जब ये डिस्टेंस देखता हूँ यहाँ से माइनस क्यू से, तो ये लिखती है मुझे आर माइनस एल, माइनस क्यू से ओ डैश की जो डिस्टेंस है वो है आर माइनस एल। तो ये भी निकल गया मेरा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर। ये लो मैग्नीट्यूड तो निकल गया परिमाण। अब मेरे को डायरेक्शन देखनी बस, और तुरंत क्या है ओ डैश पर मैं फिर निकाल लूंगा नेट। नेट से मतलब होता है कुल, कुल का पता नहीं छोटे होगी मात्रा है बड़े होगी, लेकिन कुल वैद्युत क्षेत्र जो है वो मेरा टोटल ई हो गया, और टोटल ई आ गया मेरा वेक्टर नियम से, वेक्टर राशि को तो ऐसे जोड़ता है, तो वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2। ओके, अब मैं E1 E2 की डायरेक्शन देखता हूँ, उसके बाद बस मुझे पता है क्या आना है। तो मैं देखता हूँ इसके कारण E1, तो E1 होता है आउटसाइड, बाहर की तरफ, ये हो गया मेरा E1। ओके, बाहर की तरफ। माइनस के कारण वैद्युत क्षेत्र उसी की तरफ होता है, तो माइनस इधर है तो इधर की तरफ हो गया, और ज्यादा वैद्युत क्षेत्र है देखो उसके मुकाबले E2 बड़ा है, तो मैं इस तीर को भी क्या करूंगा थोड़ा बड़ा ही बनाऊंगा, ये होगा मेरा E2। ओके, और बीच में कितना कोण है 180 डिग्री का। तो सदिश योग नियम से या एक बोल दो कि भाई E1 E2 की दिशाएं जो हैं वो चित्र में है, देखो जरा कॉपी चेक करने वाले बोल रहे हैं हम। E1 E2 की दिशाएं हमने चित्र में दिखाई है, दिशाएं चित्र अनुसार होंगी, और ये बेवजह नहीं है, वो समझ जाएगा हाँ यस ये ऐसे ही होंगी। तो उस कंडीशन में तब जो टोटल ई है हमारा वो आ जाएगा E1 E2, बिकॉज E2 इज ग्रेटर देन E1, तो ये हो गया आपका E2 माइनस E1। अब मैं वैल्यू पुट करके बस डेरिवेशन, यहाँ तक फिजिक्स थी आगे मैथमेटिक्स है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन क्या है भाई देखो जरा आर माइनस एल का होल स्क्वायर। ओके, और माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर, सिंपल है सब। अब मेरा तो मैथमेटिक्स है, मेरा क्यू कॉमन आ रहा है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ रहा है, और जो कॉमन नहीं आ रहा है वो ये है, तो 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर और माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। काम आसान हो गया, अब आसान हो गया काम। तो मैं क्या करता हूँ अब देखो, यही करता हूँ, यही करना पड़ेगा। ओके, तो ये हो गया मेरा। अब मैं नेक्स्ट जब चलता हूँ तो टोटल ई इज इक्वल टू देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू तो कॉमन थे। अब ये जो मेरा चीज़ है मैं इसका एलसीएम लेता हूँ, तो ये आता है आर प्लस एल आर माइनस एल होल स्क्वायर, तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये टर्म्स इधर ये टर्म्स इधर, तो आर प्लस एल का होल स्क्वायर इधर और आर माइनस एल का होल स्क्वायर इधर, समझो डेरिवेशन हो गया। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन, इसमें तो भैया कुछ कर नहीं सकते होल स्क्वायर, लेकिन हाँ यहाँ मैं जरूर करूँगा। तो स्क्वायर का सूत्र खोल दिया मैंने, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस, फिर इसका सूत्र खोला मैंने, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL। ओके, ठीक है जी, इधर लिया, हो गया सिंपल है। तो टोटल ई मेरा आ रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, ये तो सब हो गया। और ये देखो जरा, मैं माइनस का जैसे अंदर गुणा करता हूँ, तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर सॉरी प्लस 2RL माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2RL, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, और ये रह गया मेरा देखो 2RL तो 4RL, बस नेक्स्ट डेरिवेशन ये। तो मैं क्या करता हूँ कि क्यू क्रॉस 12 तो मैंने यहाँ ले लिया, कुछ फार्मूला बनाना मेरे को पी की टर्म्स में ही है, तो क्यू क्रॉस 12 को पी बोलते हैं, जब 12 इधर चला गया तो इधर रह गया 2R, और ये रह गया आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये चीज़ पी होगी। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी क्रॉस 2R अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर।
ठीक है जी, ये ऐसे भी कर सकते हो आप, 2p/r अपॉन ये, ठीक। और एक विशेष कंडीशन है, अभी तक तो यही डेरिवेशन है, वो ये बोल रहे हैं कि आर का मान जो है वो काफी बड़ा है एल से, बिकॉज एल तो वैसे ही छोटी हो, ये तो चीजें बहुत छोटी लेके चलोगे ना, तो ही फिर वो इलेक्ट्रिक डाइपोल आपका माना जाएगा। तो इफ आर इज ग्रेटर देन एल, तो एल स्क्वायर मैं जीरो लूंगा उस टाइम पे, तो ई का फार्मूला 1/4πε0 2p/r/r⁴, बिकॉज ये चीज क्या होगी, जीरो, तो r की पावर 4, r की पावर 3 रहेगी, तो 1/4πε0 2p/r⁴। ये एक विशेष कंडीशन में है, नहीं तो इसका फार्मूला ये है, अक्षय स्थिति में मिडिल से r दूरी पर किसी भी बिंदु पर, ठीक है। वो फोटो में तो मैं आपको बस डायरेक्शन बतानी थी मुझे, ये प्लस क्यू था, ये माइनस क्यू था, मिडिल से r दूरी पे ये बिंदु का, ठीक है। मैं पेन देख लूंगा अभी अपना, तो देखो मेरा E1 इधर था, छोटा था, यहाँ छोटा ही बना है, मेरा E2 इधर था, तो इस पोजीशन में E2 बड़ा है E1 से, तो जो मेरा नेट E आएगा उसकी दिशा क्या होगी, E2 की तरफ, यानी निगेटिव Q की ओर, निगेटिव Q की ओर, ये नेट की दिशा है, ठीक है। अगर मेरा पॉजिटिव उधर है, अगर निगेटिव इधर रखता हूँ और पॉजिटिव उधर रखता हूँ, तो फिर सिस्टम ये होगा इस पॉइंट ओ डैश पे, ठीक है, ओ डैश, तो अब मेरा E1 ज्यादा होगा बिकॉज वो नजदीक है, और E2 क्या होगा, वो कम होगा, तो इस बार मेरा E आएगा E1 माइनस E2, और जो E की डायरेक्शन होगी क्या होगी भाई, E की डायरेक्शन वो होगी जो, यानी कि E1 की ओर, यानी प्लस क्यू से दूर की ओर, प्लस क्यू से दूर की ओर, ठीक है, ये चीज होगी। तो ये हो गया मेरा अक्षय स्थिति में वैद्युत ध्रुव के कारण जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है वो चीज। अब मैं देखता हूँ निरक्षय स्थिति में क्या है, तो वो सब इससे भी सिंपल है बिल्कुल, ठीक है। ये मैं मिटा रहा हूँ, और वैद्युत ध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र अक्षय की जगह निरक्षय स्थिति, बस ये 2 मिनट का ही काम है, इसमें तो ज़्यादा टाइम नहीं लगने का, इसमें तो थोड़ा टाइम लगा, ये सिंपल है। तो अब मैं देखता हूँ एक बिंदु वो जो है वो कहाँ है, निरक्षय स्थिति में। तो निरक्षय स्थिति जनाब ये लिए थी, थोड़ा फोटो बड़ा बना लें, तो ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, इस टाइप के न्यूमेरिकल भी किए यार। और मान लीजिए ये मिडिल से r डिस्टेंस पे कोई बिंदु है o डैश, और इस पे क्या निकालना हमें, नेट वैद्युत क्षेत्र। मेरे पास तो वही तरीका है, प्लस क्यू से इस बिंदु पे वैद्युत क्षेत्र निकाल लूंगा, लेकिन मेरे पास ये नहीं है दूरी, तो ये l है, ये निकालना आसान है क्योंकि यही दूरी चाहिए भैया, ठीक है। तो ये पाइथागोरस प्रमेय लगा कर आप देखो तो ये आएगी r² प्लस l²। ऐसे ही ये भी दूरी चाहिए मुझे, क्योंकि निगेटिव के कारण भी तो निकालना है ना, तो जब निगेटिव के कारण निकाल लूंगा तो मेरे को ये दूरी चाहिएगी, तो ये भी आएगी r² प्लस l²। अब सिंपल हो गया सब कुछ, थ्योरी वही जो कि तुम, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल जिसके आगे इस प्लस क्यू माइनस क्यू, बीच की दूरी 12 है, हमें मध्य बिंदु O से r दूरी पर निरक्ष पर किसी बिंदु O डैश पर कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। प्लस क्यू और माइनस क्यू से O डैश की दूरियां चित्र में दिखाई गई हैं। अब बाकी काम हम कर लेंगे। तो वही चीज है कि माना प्लस क्यू के कारण O डैश पर जो वैद्युत क्षेत्र है वो क्या है, E1, तो परिमाण निकाल रहा हूं मैं E1 का, 1/4πε0 Q अपॉन √r² प्लस l² का होल स्क्वायर, तो ये आ गया E1 मेरा 1/4πε0 Q अपॉन r² प्लस l²। और तुम होशियार हो, इसी प्रकार जब माइनस क्यू के कारण E2 निकाल लोगे, माइनस क्यू के कारण E2, तो वो भी यही आना है, बिकॉज माइनस प्लस का होता नहीं और दूरी सेम है, तो प्लस l²। सब आसान हो गया, E1 E2 निकल गए, यानी हम बस कर ही रहे बिल्कुल एकदम से। तो मैं जब देखता हूं कि O डैश पर नेट वैद्युत क्षेत्र क्या है, तो नेट E मेरा निकल कर आता है वेक्टर E1 और प्लस वेक्टर E2। एंड नाउ फिर वही है, इनकी मैं डायरेक्शन देखूंगा, डायरेक्शन देख कर मैंने अपना सदिश योग का जो नियम है मेरे पास वही लगा रहा हूँ मैं। तो डायरेक्शन देखे किस तरह से होगी, मैं थोड़ा मिटा रहा हूँ ना, कोई दिक्कत नहीं है। पॉजिटिव के कारण क्या डायरेक्शन होती है, दूर की तरफ, तो पॉजिटिव के कारण तो ये हो गया ऐसे, ये हो गया E1, और निगेटिव के कारण जो डायरेक्शन होती है वो उसी की तरफ होती है, यानी कि ये डायरेक्शन ऐसे, तो ये हो गया मेरा E2,
ओके, इसे मैं मिटा रहा हूं, तो ये हो गया मेरा E2, पेंसिल फिर फेल, E2 और E1 आ गए मेरे भैया, E2। ओके, अब देखो, या तो मैं फिर ये कोण जो है, जो भी है इतना बड़ा कोण है, वो बड़ा फार्मूला लगाऊं कि मैं अंडर रूट E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कोस थीटा, ठीक है, या तो फिर मैं थीटा निकाल लूँ कहीं से, तो मेरा फिर वो होता है, क्योंकि E1 E2 मेरे पास है, थीटा भी मेरे पास नहीं है, तो ये थीटा निकालने में थोड़ा दिक्कत होगी। मैं तुम्हें एक ट्रिक बताता हूँ, जहां भी दो वैद्युत क्षेत्र सेम हो, बिल्कुल सेम, तो वहां तो आप लगा सकते हो वेक्टर का वियोजन, एक रूल है वेक्टरों का वियोजन। ये क्या होता है देखो, एक दिए गए वेक्टर के दो वेक्टर बना लेते हैं हम, ठीक है, तो जो मेरा वेक्टर E1 नजर आ रहा है आप पर, उससे आसान हो जाता थोड़ा काम। देखो किस तरह से आसान होगा, मैं भला एक के बजाय दो बढ़ा रहा हूँ, तो मुश्किल की वजह से ये तो मुश्किल बढ़ जाएगी बोले ना, लेकिन दो वेक्टर के चार वेक्टर बना रहा हूँ देखो। तो एक वेक्टर जो ये है मेरा, अगर मान लीजिए ये कोण थीटा है, तो मेरा ये कोण क्या बनेगा, थीटा बनेगा। तो इसका बिल्कुल एक आसान तरीका है कि यहाँ से कलम डालिए, ये कलम डाला ऐसे, तो ये जो अंतःखंड आया कट का अंदर अंदर का हिस्सा, जो ये वाला जो है, ये इसे ये समझिए कि ये है E1 cos थीटा, और यहाँ पे जो लंब डाला हमने, ये वाला, ये, तो ये जो अंतःखंड आया अंदर अंदर का ये हिस्सा, इसे समझिए E1 sin थीटा, इसे बोलते हैं वेक्टर का वियोजन, ठीक है जी। तो इस वेक्टर के हमने दो वेक्टर बना लिए, अब समझिए कि ये खत्म हो गया, जैसे हमने इसके दो बनाए, तो समझिए ये क्या हुआ, ये फिनिश, ओके। तो अब एक वेक्टर के कितने बन गए, दो वेक्टर बन गए। अपने फोटो में दिखाना ऐसा, मैंने तो मिटा दिया। ऐसे इसका करूंगा मैं, देखो ये कोण अगर थीटा है, तो ये कोण थीटा है, जैसे मैं लंब डाल लूंगा यहाँ से, क्योंकि बराबर के दोनों वेक्टर, तो वो भी इसी के ऊपर होगा, अभी दिखाया नहीं जा रहा, लेकिन ये जो वेक्टर है मेरा, क्योंकि ये E2 है, तो समझिए ये जो वेक्टर है ये है E2 cos थीटा, और जैसे मैं यहाँ लंब डालता हूँ ऐसे, तो ये जो वेक्टर है निकल के मेरा ये है E2 sin थीटा। समझो इसके भी मैंने दो बना लिए, तो अब मेरे पास चार वेक्टर हो गए भैया, समझ रहे हो ना। अब चार वेक्टर हो गए मेरे पास, एक दो और दो, ये चार वेक्टर। ये ट्रिक आसान है। तो देखो ये E1 E2 बिल्कुल इक्वल, साइन थीटा इक्वल, यानी कि ये चीज बिल्कुल इक्वल, तो एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट, क्योंकि इनके बीच में कितना कोण है, 180 डिग्री का, तो वे दो ही रह गए। जिन दो के मैंने चार बनाए थे, तो वो फिर दो रह गए, क्योंकि दो क्या हो गए, कैंसिल आउट, और इन दोनों की डायरेक्शन सेम एक ही तरफ है, तो इतना बड़ा सूत्र लगाने के बजाय मेरा हल्का काम हो गया, बहुत सिंपल हो गया मेरे लिए। तो मेरा जो टोटल ई है इस बिंदु पे, ये आगे निकल गए, क्या आगे निकल गए, तो E बराबर आ गया E1 cos थीटा और प्लस E2 cos थीटा। ये तो बहुत सिंपल हो गया, क्योंकि cos थीटा मैं निकाल सकता हूँ चित्र से। तो फिलहाल तो ये और नजदीक लाऊं मैं इसके, E1 प्लस E2 cos थीटा ले लिया मैंने कॉमन। अब मेरे पास सब की चीज है, cos थीटा इससे निकाल रहा मैं, E1 E2 के मान वहां पे हैं, देखो पहले। तो E1 की वैल्यू थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, चलो जी, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, देखो इसमें मैं cos थीटा भी निकाल कर रख देता हूँ, फिर बाद में दिक्कत आ जाएगी। तो cos थीटा आधार बटे कर्ण, तो इस फिगर में जो है देखो, अब मैं बिटा रहा, सब तुम्हें सब पता है, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तो आधार हो गया L और कर्ण हो गया अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इसकी जरूरत पड़नी है भाई, इसलिए मैंने इसको मिटा दिया, ये चीज बड़ी चलेगी। तो ये हो गया R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये चीज दो होगी, ओके। E1 प्लस E2 cos थीटा, तो cos थीटा का मान है L बटा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। देखो तीसरी लाइन में आ गए, तो एक क्यू और एक क्यू, दो क्यू है ना, ये 2L इंटू क्यू, बात एक ही है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की तो इतनी पावर बन गई, आधी और एक 3/2, 1.5 पावर होगी भैया, 3/2 P, दैट्स फाइनल। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र निकल गया, दो लाइनें, ठीक है, ओके।
अगर मैं फिर वही कंडीशन लेता हूँ कि यदि आर बहुत बड़ा है एल से, तो एल स्क्वायर को जो 0 मान लिया जाए, तब ई की वैल्यू आ गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर की पावर 3। एग्जैक्ट आधा है उसका, जो निरक्षीय स्थिति में अक्षय स्थिति में हमने निकाला था, यहाँ 2p था और यहाँ p है, तो बिल्कुल एग्जैक्ट उसका क्या है, आधा, हाफ। यानी कंडीशन ये बन जाएगी जनाब कि ई अक्षीय, जो कि ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन आर की पावर 3, एंड ई निरक्षीय ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन आर की पावर 3। तो ये चीज निकल पाएगी ई अक्षीय इज 2 गुणा ई निरक्षीय। ओके, ये हो गया, या ई अक्षीय अपॉन ई निरक्षीय इक्वल टू 2। कैसे पूछ ले वो तो सिद्ध कीजिए, ई एक्सिल यानी अक्षीय और अपॉन ई निरक्षीय, ये क्या होता है, 2 के बराबर होता है, ये तो लो बराबर 2। ओके, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, उसके कारण मान लीजिए आप कुछ दूरी पे जो आपका ई है, मान लीजिए वो है 10 न्यूटन पर कूलम, और फिर इलेक्ट्रिक डाइपोल को 90 डिग्री घुमा दिया गया है। ओके, फिर से क्या कर दिया, 90 डिग्री ऐसे घुमा दिया, तो 90 डिग्री घुमाते ये पॉइंट कैसा हो गया, निरक्षीय स्थिति में। तो आप इससे निकाल सकते हो, मतलब पूछ लिया कि अगर हमेशा 90 डिग्री घुमा दे इलेक्ट्रिक डाइपोल को, तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र जो है उसकी वैल्यू क्या होगी, कोई इस पर फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा बताओ, आधा हो जाएगा, क्योंकि अब ये पॉइंट क्या पड़ रहा है इसके निरक्ष पे, और निरक्ष पे आधा होता है। ठीक है, तो फिर वो हो जाएगा 5 न्यूटन पर कूलम। तो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के दो व्यंजक थे। एक स्पेशल कंडीशन है कि किसी भी पॉइंट में, मतलब ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इधर ना होके कहीं भी ऐसे कोई पॉइंट है ओड है, तो वहां पे क्या वैद्युत क्षेत्र होगा, वहां पे क्या विभव होगा। तो ये दो डेरिवेशन स्पेशल होंगे, मैं स्पेशली कराऊंगा इन्हें एक वीडियो में। फिलहाल ये वैद्युत क्षेत्र हुए अक्षीय निरक्षीय स्थिति में, उसके बाद वैद्युत विभव अक्षीय निरक्षीय स्थिति में, ये बिल्कुल ऐसे हैं। तो भी दो डेरिवेशन आपके बचते हैं, मैं बताऊंगा, लेकिन पहले ये देखो आप कि वैद्युत द्विध्रुव, ये बिल्कुल सिंपल है, चलते चलते मैं इसी में करवा रहा हूँ। वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न, क्योंकि ये एक लाइन नहीं है, वैद्युत विभव के व्यंजक, वैद्युत विभव के व्यंजक, तो भैया ये तो कुछ है ही नहीं। देखो, एक तो सबसे पहले मैं दिखाता हूँ आपको निरक्षीय स्थिति वाला, क्योंकि ये डेरिवेशन है भी नहीं। तो निरक्षीय स्थिति में क्या होता है विभव, देखो विभव का फार्मूला आपको पता अलग है। अगर एक प्लस का क्यू आवेश है और वहां से आर दूरी पर आपको विभव निकालना, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन दूरी बस। और अगर माइनस क्यू से निकालना आपको भी, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपॉन दूरी। बस ये ध्यान रखना कि इसमें चिन्ह जो है वो विशेष होते हैं। पॉजिटिव आवेश के कारण पॉजिटिव, नेगेटिव आवेश के कारण नेगेटिव। सूत्र थोड़ा सा अलग है, लेकिन सिंपल चीज है, बिकॉज स्केलर क्वांटिटी है, तो वही थ्योरी बन गई भाई। माना एक वैद्युत द्विध्रुव जिसके आगे प्लस क्यू माइनस क्यू, बीच की दूरी 12 है, हमें मध्य बिंदु ओ से क्या करना है, हमें मध्य बिंदु से अक्षय स्थिति पे ओ डैश पे आर दूरी पर कोई बिंदु है जिसपे क्या निकालना, विभव। तो फिर उसी तरह से भाई प्लस क्यू के कारण मान लो विभव क्या है, v1। तो डिस्टेंस देखो नीचे लिखनी है आपको, चलो मैं दिखाई दूँ। तो डिस्टेंस वही है इस बार, यू आर प्लस एल एंड दिस इज आर माइनस एल, पहले की तरह। तो जब मैं इसके कारण v1 निकालता हूँ, लिख लियो आप, प्लस क्यू के कारण इस बिंदु पर विभव को मानना मैंने v1, तो v1 आ गया मेरा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। मैं चलो अक्षय में लेके चला भैया, शुरू में लिख दिया वहां निरक्षीय मैंने, चलो कोई बात नहीं, अक्षय स्थिति में उधर ध्यान नहीं दिया मैंने कि लिखा हुआ है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर प्लस एल। ओके, और मैं फिर निकालता हूँ जब v2 किसके कारण, इसके कारण निकालता हूँ v2, तो वो आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और q अपॉन आर माइनस एल। सिंपल क्यों है, क्योंकि जब ओ डैश पर विभव निकालता हूं मैं, तो विभव एक अदिश राशि है, वो बस ऐसे जुड़ जाती है v1 प्लस v2। तो मैंने v1 v2 की वैल्यू पुट की इसमें, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन आर प्लस एल एंड माइनस, देखो ये माइनस मैंने शुरू में दिखा दिया, ठीक है, माइनस के कारण माइनस था, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर माइनस एल। ठीक है, बस अगली लाइन डेरिवेशन। तो कॉमन क्या रहा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू भी कॉमन है, और क्या बचा
1 r प्लस एल r माइनस एल। इससे भी बड़ी कैलकुलेशन की आपने तो जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी थी। तो ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो ये हो गया आर स्क्वायर डब्ल्यू एल स्क्वायर आर माइनस एल इधर चला गया और नब्बे आर नब्बे एल इधर हो गया, माइनस के अंदर गुणा कर दी मैंने, तो ये कहानी होगी आर गया कट। चलो जी, तो -1/4πε0 क्यू क्रॉस 12 और अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर नहीं है, तो ये आ गया डेरिवेशन मेरा पी -1/4πε0 पी अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। यदि आर बहुत बड़ा हो एल से, पता नहीं भैया दिखाई दे रहा है नहीं नीचे लिखा हुआ, तो वही कहानी होगी। यदि आर बड़ा है एल से तो एल स्क्वायर को 0 मान लियो, तो बी आ जाएगा आपका -1/4πε0 और पी अपॉन आर स्क्वायर। ओके, देखो माइनस इसलिए आ रहा है क्योंकि निगेटिव उधर था। अगर उधर आप पॉजिटिव रखोगे तो पॉजिटिव जो पोटेंशियल होगा वो ज़्यादा होगा, नेगेटिव कम होगा, तो फिर आपका जो होगा कहमा होगा वो प्लस का होगा, यानी ये चीज़ चेंज हो जाएंगी, ये इधर उधर। तो निगेटिव के कारण ये आया है, पॉजिटिव के कारण जब निकाल लोगे तो v = 1/4πε0 p अपॉन आर स्क्वायर। ओके, अक्षय स्थिति में, अक्षय स्थिति में विभव का व्यंजक, निरक्षय स्थिति में तो ये है कि आप बस ये कहोगे भैया ये तो व्यंजक ही नहीं है, क्या होगा यार, यही तो बच्चों को याद रहता है जब क्लास में टीचर कराते हैं कि सारी तो कुछ भी नहीं था, तो हम कभी भी कर देंगे। प्लस क्यू माइनस क्यू मध्य बिंदु ओ और यहाँ पे आर दूरी पे ये कोई बिंदु है ओ डैश, तो ये दूरी कितनी है जरा बताओ। ये है जी √r स्क्वायर आर स्क्वायर, और ये भी शायद यही है √r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो जब हम इस ओ डैश पर प्लस क्यू के कारण देखते हैं कि v1 कितना है, तो वो आता है 1/4πε0 प्लस का क्यू अपॉन √r स्क्वायर माइनस प्लस एल स्क्वायर। और जब माइनस क्यू के कारण देखते हैं v2 तो 1/4πε0 माइनस क्यू, और ये क्या दूरी तो सेम है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यानी इस बिंदु पे जितना इसके कारण प्लस का है उतना इसके कारण माइनस का, तो टोटल v1 प्लस v2 इज 0। ठीक है, ये सब कट जाता है, क्या जाता है 0, यानी निरक्षय स्थिति में विभव क्या होता है 0। निरक्षय स्थिति में कोई भी बिंदु हो सब क्या है विभव 0, यानी निरक्षय स्थिति में किसी आवेश को ले जाने लगे ऊपर नीचे तो कोई कार्य नहीं होगा, बिकॉज डेल्टा v इज 0, विभवांतर नहीं है। तो इस अक्ष पे किसी भी आवेश को आप ले जाओ इस तरह से, तो उसमें प्रक्रिया में कोई कार्य बाह्य स्रोत यानी बैटरी वगैरह जो होते हैं उन्हें नहीं करना पड़ेगा। ठीक है जी, तो ये हो गया आपका वैद्युत विद्युत कारण उत्पन्न, वैद्युत क्षेत्र हुए, वैद्युत विभव हुए, स्पेशल व्यंजक जो स्पेशल डायरेक्शन है, स्थितियां हैं जो अक्षीय और निरक्षीय नहीं है। तो दो डेरिवेशन, एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का और एक आपका वैद्युत विभव का, एंड +2 डेरिवेशन आल्सो वर्क डन कर्त कार्य और स्थितिज ऊर्जा। तो 4 चीजें रह गई है। नेक्स्ट वीडियो ऋषिपाल सिंह सिवाच पूरा नाम।